Hello students, my name is Parth Kumar Singh and you all are welcome to Sastra. Today we are going to discuss the paper that was asked in basically IAT 2024, meaning ISER Aptitude Test 2024, dealing with the chemistry section. So in this paper 15 questions were asked and so far अब तक कोई भी इसका डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप लोगों की फरमाइश के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सीरीज लेकर आएंगे और आपको बाकी सब्जेक्ट्स की सेम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कोई और भी कंटेंट की तलाश है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो यार, नेक्स्ट का जो पेपर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मैं मानता हूं, बट आईआईटी का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता। बेसिक तैयारी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर तुम फालतू की गलतियां अवॉइड करते हुए पेपर को दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। हर सब्जेक्ट में यही मेन बेसिक चीजें हैं और केमिस्ट्री तो वैसे भी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो, केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, इफ एन एलिमेंट विद Z इज इक्वल्स टू 120, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका 120 है अगर, और उसे डिस्कवर कर लिया गया है, देन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट विल इट बिलोंग टू। सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें कॉपी पेन उठाने की कोई जरूरत है नहीं बेसिकली। क्यों? देखो 118 हमें पता है ओजी है, ओजी 118 कौन है? ओजी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट नोबल गैस, जो कि 7th पीरियड फिल कर देता है। अब जो भी अगला आता है, तुम्हें पता है नोबल गैस के बाद कोई भी अगला आता है घूम के कहां जाता है? एस ब्लॉक में जाता है। एस ब्लॉक में पहले ग्रुप नंबर 1 भरता है, फिर ग्रुप नंबर 2 भरता है। तो जब ग्रुप नंबर 1 भर जाएगा तो 119 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 120 कहां भरेगा यार? ये तो सिंपल है भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, राइट? सो बस ये क्वेश्चन 30 सेकंड का ही था, इससे ज्यादा इस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, Which one of the following statement is correct about N2CO and NO+? देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो सिलेबस को बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं, समझ के और उसी पे रिलाई कर जाते हैं, वो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जरूर गए होंगे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत है, ठीक है बेसिक ही। देखो सबसे पहले उसने 2 चीजें पूछी हैं, हर स्टेटमेंट में उसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक और बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए जाए, है ना। N2 14 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन पे 7, दूसरे पे 7, मिलके हो गए 14। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हो गए 14, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हुए 15, बट क्योंकि एक है पॉजिटिव चार्ज तो फिर से हो गए 14। तो साहब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, इसका मतलब दीज आर नीदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला ये पॉइंट और दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये पॉइंट गलत हो गए। नाउ ऑल यू हैव टू चूज इज द राइट ऑप्शन बिटवीन ए एंड बी। सो अब ये कैसे पता चलेगा? देखो बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है यार, है ना। बट CO और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, है ना। वैसे तो ठीक है, CO का भी सबको ऑलमोस्ट आइडिया होता है, 3 होता है, बट फिर NO+ में अटक जाओगे, तो बेटर है कि इनका एमओ डायग्राम थोड़ा सा एक नजर डाल लो कैसा होता है। तो देखो इनका जो, देखो CO और NO+ का एमओ डायग्राम बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ध्यान बस ये रखना है कि CO और NO+ में एक में sp मिक्सिंग है और एक में नहीं है, और इसीलिए इनका आइडेंटिकल भी है और ऊपर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के 1s दोनों में डंप कर दे रहा हूं, क्योंकि वो नॉन बॉन्डिंग में पड़े रहेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने डंप कर दिए, जो हम बाद में काउंट कर लेंगे। उसके बाद आता है कार्बन का 2s और कार्बन का 2pz, ये आपस में प्रीमिक्स होके क्या करते हैं, 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग टाइप के 2 ऑर्बिटल्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग तो नहीं कह सकता, बेसिकली मिक्स्ड ऑर्बिटल्स है, आपस के कॉम्बिनेशन से बने। उसके अलावा जो इस कार्बन के x और y है वो ये रहे, ऑक्सीजन के जो x और y है वो ये रहे, थोड़े से नीचे क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो हर एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा नजदीक रहेगा, कम एनर्जी पे रहेगा, ठीक है। इसका जो 2pz है उसके साथ इसका जो ये s वाला हाइब्रिड है, जो p के साथ हाइब्रिड हुआ था, ये कंबाइन करके सिग्मा सिग्मा स्टार बना लेता है, ठीक है। और ये रहा सिग्मा स्टार, ये बाकी के 2 जो है ये पाई पाई स्टार बना लेंगे इनके साथ, px और py, सिमेट्री मैचिंग,
ठीक है। उसके बाद जो ये वाला ये एज अ नॉन बॉन्डिंग पड़ा रहेगा, ये वाला जो था ना, जो पीजेड का काइंड ऑफ अ मिक्स्ड ऑर्बिटल जो पीजेड की तरफ से आया था वो। उसके अलावा यहाँ जो 2s है, ऑक्सीजन का भी तो 2s होगा ना, वो भी नॉन बॉन्डिंग में पड़ा रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जरा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं, है ना। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें एक चीज पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है हाफ ऑफ Nb माइनस Na, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसका हाफ। हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पेयर निकालना होता है, बॉन्ड पेयर से हम बेसिकली बॉन्ड पेयर जो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, नॉन बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और घुमा फिरा के तुम्हारे पास यही नेट जो है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये कितने हैं, 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। और जब तुम NO प्लस का एमो डायग्राम बनाओगे बिल्कुल सिमिलर आएगा, बिल्कुल सिमिलर आएगा। तो दिस जस्ट टू ऐड अप टू योर नॉलेज, कार्बोनिल और NO प्लस का एमो डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं और उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट भी सेम होता है, इसीलिए अब ये तीनों के तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और उनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है, इसलिए इसका आंसर ए था, ठीक है। हाउएवर मैं एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन आया था तो हमने इस क्वेश्चन को बेसिकली रिपोर्ट किया था, क्योंकि रिसर्च में ये चीज प्रूफ की गई थी कि कार्बोनिल का जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्योंकि इस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, उसकी वजह से 2.67 होता है, यानी कि 3 से कम। बट मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए जब तक आपके टेक्स्ट बुक्स में ये चीज आ नहीं जाती, टेक्स्ट बुक्स मतलब एनसीईआरटी, तब तक आप कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर 3 ही मान के चलेंगे। और अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कार्बोनिल के बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही मान के आंसर करिएगा, ठीक है। चलो अब आ जाता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट्स मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोज टू 2 बोर मैग्नेटॉन। देखो इसकी एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बीएम यानी कि बोर मैग्नेटॉन में आपका मैग्नेटिक मोमेंटा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटा की बात चल रही है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। देखो 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर तो पॉसिबल है नहीं, एफ में भी पॉसिबल नहीं, मतलब एफ में है बट एफ ऑर्बिटल की आपको पता है ये सारे की जितने भी है, ये आयरन और मैग्नीज और फिर से मैग्नीज और ये निकल, ये सारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एग्जांपल्स हैं और सब में डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पर डी से रिलेटेड है, तो 5 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं होंगे, तो यहाँ टेबल आपकी रुक जाएगी। और इनके बोर मैग्नेटॉन फिक्स होते हैं, जब आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम में फॉर्मूला लगाते हो अंडर रूट वाला, तो सिंपल वैल्यूज आती है, तो आप वो याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है, 1.7 2.8 3.8 4.9 5.9 समथिंग लाइक दिस, ये वैल्यूज आती है, ठीक है। तो अब उसने बोला है अप्रोक्सीमेटली 2 कहां आएगा, तो आप देखो अब ये 2.8 तो 2 से बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 2 कहां आएगा, जब आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 होगा, ठीक है। अब आपको बस इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, वो कैसे करोगे, देखो पहला कॉम्प्लेक्स है MnCN होल 6, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, बताओ। ये होगा क्या, साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है ये बैक पेयरिंग करा देगा। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, 0 है ना, और मैग्नीज क्या होता है D5S1। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि नहीं, यहाँ पर इसकी वो 0 नहीं होगी, CN-1 होता है ना, सॉरी होता है, ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा पेपर में, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें नहीं करनी होती, मुझे तो आता ही है, मैं तो बस टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, खैर एनीवेज, ठीक है। तो CN-1 होता है, एक CN-1 होता है, तो 6 CN पे बेसिकली -6 चार्ज होगा। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, देखो अब इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज भी है यानी कि 4, अब देखो पोटेशियम हटा दूंगा तो -4 चार्ज भी आएगा। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालो, x - 6 = -4, x = +2। तो आपका जो मैग्नीज है वो +2 में है, और मैग्नीज होता क्या है, D5S2 है ना, तो यानी कि आपके पास अल्टीमेटली D5 आ गई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लो, ठीक है। अब इन्होंने बोला है
ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है MnCl होल 4, ठीक है, और MnCn होल 6। देखो MnCn होल 6 अभी हमने निकाल लिया, उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी देख लेते हैं जरा। इस पे ओवरऑल चार्ज -2 है और 4 क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा -4, तो x - 4 इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ अगेन फिर से ये +2 आ गया, तो यहाँ पर भी मैंगनीज +2 में ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो FeH2O होल 6 NO3 होल ट्वाइस, NO3 होता है NO3 माइनस, यानी कि दो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, यानी इस पे +2 चार्ज रहा होगा, और H2O न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने कई बार बताया है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ, मेटल एटम के साथ सारे लिगेंड्स न्यूट्रल लगे हों, तो जो कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज होता है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 हो गई सीधा सीधा, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने निकाली ली थी +2 है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये फिर से हमने निकाल लिया था +2 है NiCO होल 4। देखो अगेन कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो निकल होता है वो क्या होता है बेटा, फीकोनी, है ना, यानी कि D6 D7 D8, तो ये होता है D8S2 बेसिकली, यही तो होगा, D8S2 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां पर अब आपको पता चलेगा कि करना क्या है। उसने ये हमें क्या निकालना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा। अब देखो जब आप D5 अब यहां पर बनाना शुरू करो, आप देखो जब आप D5 बनाओगे, ये मैंने 6 बना दिए, मान लो D5 ऑर्बिटल, 5 D ऑर्बिटल बना लिया आपने। अब इसमें D5 भरोगे तो आपकी ये भरी जाएगी, है ना, लेकिन क्योंकि बैक पेयरिंग है तो देखो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो एक ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड बच जाएगा। जबकि आपको साफ साफ दिख रहा है बाकी में जितने भी है, देखो अब यहां पर क्या है कि ये वाला तो ठीक है आपका, ये फिर से वही आपका जो है D5 बनेगा, लेकिन इस वाले को ध्यान से देखो, ये Mn+2 है, ठीक है, यहाँ पर Mn+2 है, तो ये क्या बनेगा आपका D5 ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि क्लोरीन वीक लिगेंड है, और वैसे भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है बैक पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि वो उतनी CFSE प्रोड्यूस नहीं करता। तो बेसिकली MnCl होल 4 में जो मैंगनीज है उसके पास D5 पूरा अनफिल्ड है, मतलब पूरा का पूरा हाफ फिल्ड है बेसिकली, तो यानी कि उसमें बैक पेयरिंग ना होने की वजह से टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यही है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से सिग्नल वो सर्कल कर देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो Fe+2 था, हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आयरन +2 होता है तो D6S2 यानी कि D6 हो गया। अब D6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो D6 पूरा का पूरा ही कैसा रहेगा आपका, पेयरिंग तो होगी नहीं, इसमें पेयरिंग होगी नहीं, तो कैसा रहेगा D6, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 ऊपर भरेंगे और फिर एक यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो बोर मैग्नेटॉन इसका भी 2 के क्लोज तो नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला फिर से वही हो गया ऊपर वाला, और नीचे ये नया वाला NiCO होल 4, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है D10 कॉन्फ़िगरेशन है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, इसका तो मतलब सवाल ही नहीं होता, ये तो बेसिकली इसमें तो आपको बैक पेयरिंग करके D10 बन जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पूरे खत्म हो जाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन SD3 समथिंग लाइक दैट होगा, तो ये तो नहीं होने वाला। तो आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली कौन सा आएगा, ये वाला। सिर्फ यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के काउंट 1 है, जिसका बोर मैग्नेटिक मोमेंटा अगर आप निकालोगे तो 1.78 यानी कि क्लोज टू 2 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरह से अप्रोच कर लेना, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द VACPR थ्योरी व्हाट आर द मोस्ट स्टेबल शेप्स ऑफ XeF4 एंड SF4। देखो सबको पता है जेनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 बन गए बॉन्ड, तो बचे कितने 4, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर का टाइप क्या हुआ, पेरेंट ज्योमेट्री हुई AB6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। तो पेरेंट ज्योमेट्री बना लो पहले, ये पेरेंट ज्योमेट्री बन गई। अब 2 लोन पेयर्स को रखने का सबसे सुइटेबल पोजीशन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में होता है 180, तो 4 फ्लोरीन यहां आ गए। शेप में कभी लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो जो इनकी सबसे स्टेबल शेप है वो कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कहां दिया है, रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर एक ही में दिया है, और नहीं इसमें भी दिया है बोथ स्क्वायर प्लेनर, तो चेक करना पड़ेगा। अब SF4 देखो, SF4 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए बॉन्डेड, बचे 2 यानी कि एक लोन पेयर बचा। तो यहाँ पर SF4 में आपके पास AB4E टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, पेरेंट ज्योमेट्री आई AB5 की पेरेंट ज्योमेट्री बना लो।
यही तो बनेगी। और अब इसमें एक लोन पेयर को रखने की सबसे सुटेबल जगह कौन सी है आपको पता है, यहां पर रख दो, ठीक है। बाकी के 4 जो फ्लोरीन है वो यहां लगा दो, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, सीसॉ बोलते हो ना इसको, सीसॉ बोलते हो ना, सीसॉ। तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर एंड सीसॉ। सी हाउ सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इन आईआईटी एग्जाम, और तुम इसमें भी पता नहीं क्या ही करके आते हो। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस एब्जॉर्ब इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस वाज अ सब्सटेंशियली गुड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एब्जॉर्ब इन अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन ऑफ द लाइट, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लाइट एमिट भी करते होंगे, ठीक है। विच ऑफ दीज शोज वॉयलेट कलर, इनमें से वॉयलेट कलर कौन शो करेगा। अब देखो तुम लोगों को एक चीज बताऊं, यूवी विजिबल रीजन में यूवी रीजन तो दिखता नहीं है। विजिबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो विजिबल रीजन में एक कलर व्हील करके होता है, पता नहीं तुम लोग शायद जानते होगे, जानते नहीं हो तो जान लो। एक कलर व्हील होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि अगर वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एमिट होगी, तुम सबने सुना होगा, ठीक है। और वॉयलेट इंडिगो को मर्ज कर देते हैं, VBGYOR, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट इंडिगो बहुत सबमर्ज्ड कलर होते हैं। तो अगर आपका बेसिकली वॉयलेट कलर का कोई चीज आपको दिख रहा है, विच वन ऑफ दीज शोज वॉयलेट कलर, मतलब अगर आपको कोई वॉयलेट कलर दिख रहा है तो आप ये कह सकते हो कि अगर हाई, इसको ऐसे समझो, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम्हारी कोई जो एनर्जी गैप है ट्रांजिशन का वो इस तरह का है कि वो लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एमिट बेसिकली हाईएस्ट करेगा, है ना। तो अब यहां पर यही सीन है। देखो मजे की बात यह है कि कोबाल्ट, अब तुम ये सोचोगे कि कैसे पता चलेगा, मतलब इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा। देखो मैं बताता हूं, सारे कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के हैं, और तुम अगर ध्यान दो तो सब में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, क्योंकि देखो ये -1, ये न्यूट्रल, उधर जाके ये +2 के साथ मिक्स करके +3 हो जाएगा। यहाँ पे भी +3 आएगी क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज ही सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सेम +3, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी -6, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, +6 -3 +3, तो सारे कोबाल्ट 3 हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नाइट्रोजन के कोई भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, ठीक है। और +3 अगर कोबाल्ट के साथ है तो ऑक्सीजन के लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब मजे की बात यह है कि देखो ये सपोज मैंने इनको नंबरिंग दे दी ABCD, तो देखो ABCD, तुम मुझे बस एक सिंपल सी बात बताओ, सारे CN स्ट्रॉन्ग होते हैं, NH3 सारे के सारे कोबाल्ट तो छोड़ो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्ट्रॉन्ग होंगे। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिगेंड्स मिक्स्ड है, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग होता है और नाइट्रोजन तो है ही +3 में स्ट्रॉन्ग, तो बेसिकली ये भी सारे स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपका क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो होते हैं वो सिर्फ +4 या उससे ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं। अगर हम 3D सीरीज के मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर तो सारे 3D के सेम ही है, कोबाल्ट है, तो क्लोरीन जो है वो इकलौता ऐसा है जो यहाँ पर वीक बिहेव करेगा, राइट। अब कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज समझ आई होगी कि अगर सारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वीक है, तो स्प्लिटिंग में थोड़ा तो डिफरेंस क्रिएट कर ही लोगे ना। अब इतना तो दिमाग चली जाएगा तुम्हारा कि ए में स्प्लिटिंग T2G और EG की सबसे कम होगी और इन सब में ज्यादा होगी। अब ज्यादा स्प्लिटिंग होने में क्या होता है, अब इनमें किसकी कितने ज्यादा उससे हमें मतलब नहीं है, सुनो क्यों। जिसकी स्प्लिटिंग सबसे कम उसका एनर्जी गैप सबसे कम, तो जब यहां पर T2G से EG ट्रांजिशन होगा तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि गैप सबसे कम है इनके कंपैरिजन में। तो जब वो एमिट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो हाईएस्ट एनर्जी की करेगा कि नहीं करेगा, हाईएस्ट एनर्जी की करेगा। तो अगर हाईएस्ट एनर्जी की करेगा तो तुम मुझे बताओ कि सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी का आपका यूवी विजिबल रेंज में जो बेसिकली आपका बैंड आता है वो कहां आता है, वॉयलेट कलर की तरफ जाएगा ना। तो वॉयलेट कलर के शो होने के चांसेस कौन से कॉम्प्लेक्स में होंगे, इसी में होंगे, क्योंकि ये इनके कंपैरिजन में सबसे कम एनर्जी गैप एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली एमिट ज्यादा करेगा। तो ए ऑप्शन आपका होगा करेक्ट, ठीक है। तो इसको इस तरह से अप्रोच करना था क्वेश्चन को।
लास्ट ईयर ही हमारे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आईजेएस में सेलेक्ट हुए, जो कि अकाउंट करता है 25% ऑफ द टोटल सीट। अगर आपको भी नेशनल लेवल पे अपनी आईआईटी और नेस्ट प्रिपरेशन को चेक करना है तो साइस्टा आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम आपको देंगे चैप्टर वाइज क्लास 11, 12 और कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस और मेंटरशिप और सपोर्ट फ्रॉम अलुमनस ऑफ आइजर एंड नाइजर इटसेल्फ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स डिपिक्टेड बिलो? और मैं आपको बता दूं कि आईआईटी ने इस क्वेश्चन के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ये रिलेशंस। तो अब वो आपको पॉसिबली फिशर प्रोजेक्शंस में भी दे सकता है कंपाउंड, और नॉर्मल वेज डैश में भी दे सकता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे के भी वो आपसे यही सेम रिलेशंस पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो बेसिकली इसमें क्या है, देखो ये तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब इधर वाले की दोनों ही बदली हुई है वैसे तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखो अब तुम ध्यान दो, ये H, सबसे पहले ये देखो ऑप्शन क्या क्या है, कन्फर्मेशनल, स्ट्रक्चरल, इनेंशियोमर, पोजिशनल। देखो सपोज ये पहले वाला कार्बन ये है, दूसरा ये है, इधर पहला दूसरा। देखो एक कार्बन है जिससे 2 H और 1 F लगे हैं, एक कार्बन है जिससे 2 H और 1 F लगे हैं, उससे अगले कार्बन पे 1 H और CH3OH लगा है, उससे अगले कार्बन पे 1 H और CH3OH लगा है। इसका मतलब कि ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी से बाहर चले गए, क्योंकि इनका आईयूपीएसी सेम आएगा, है ना। आईयूपीएसी सेम आने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। अब या तो ये कन्फर्मेशनल होंगे या इनेंशियोमर होंगे। अब मेरी बात सुनो, हम सबको पता है कि यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अलोंग 3 डायमेंशनल रोटेशन का ही फर्क है। ध्यान से देखो, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर बस सिग्मा बॉन्ड को घुमाया गया है। तुम अगर इसे इमेजिन कर पाओ, देखो OH इधर था, ये इधर पहुंच गया, H इधर पहुंच गया, CH3 इधर पहुंच गया, यानी कि 3 डायमेंशनल रोटेशन हुआ है। पीछे भी कुछ डिग्री का रोटेशन हुआ है, F जो था वो इधर पहुंच गया है, H इधर पहुंच गया और ये वाला H उधर पहुंच गया है। तो एक एंड पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दोनों ही रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग हुए हैं, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन अलाउड होती है। और इस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मर्स ही तो हैं, ये अलग अलग इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल होते हैं, दो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट। तो ये उन्हीं में से कोई 2 पॉसिबल कन्फर्मर्स हैं, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे ये। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स? मुझे अभी भी याद है, ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में कराया था और बच्चों को स्पेशली बोल दिया था कि इस कंपाउंड पे ध्यान रखना, लेकिन वो जो है कहाँ सुनते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते ही सबसे ज्यादा एसिडिक लगा दिया होगा, जबकि मैंने आपको तो नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों को बताया था, और आपको भी आज बता रहा हूं कि कुछ गिने चुने स्टैंडर्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनके pKa वैल्यूज थोड़ा सा याद रख लिया करो। देखो जो ये होता है ना आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो pKa होता है ना, बेंजोइक एसिड का pKa होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बताऊं तो 4.7 के आसपास। ठीक है, 4.7 से मतलब रेंज करता है 4.2 4.7 के आसपास। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, जरूरत भी नहीं है एग्जैक्ट याद करने की। लेकिन जो पिक्रिक एसिड है ये जब ये स्पेशली बताया था कि OH पे जब 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे तो OH का जो रेजोनेंस है लोन पेयर का वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, O- को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, मोर स्टेबल एनायन, मोर ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट जो भी आपका हाइड्रोजन वाला स्पीशी है। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड था, बस यही कैच था इसमें। पिक्रिक एसिड का जो pKa होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट -1 से लेके मेरे ख्याल कुछ 1 के रेंज में होता है, तो काफी कम होता है इसका pKa, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना था, तो P सबसे ज्यादा एसिडिक होना था, ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये गलत थे। अब कोई भी एक देख लो, N और Q पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, तो बस N और Q कंपेयर कर लो। जब ये पता है आपको ये प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, पिक्रिक एसिड नहीं है, सिर्फ फिनॉल है सब्स्टिट्यूटेड, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, तो इसकी एसिडिटी कम होगी, तो अब N ज्यादा हो जाएगा। तो ए सिंपल आंसर था। तो इस तरह सारे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती, पेपर में टाइम बचाना चाहिए आपको। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स N and Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस? देखो सिंपल है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, N2Cl, इसको H3PO2 के साथ हीट करोगे तो क्या बनता है, बेंजीन। ये तो सिंपल रिएक्शन है एनसीईआरटी की, बेंजीन बनेगा, यानी कि बेंजीन M हो गया आपका, है ना, बेंजीन ही तो बनेगा। और उसके बाद जब आप इस पे COHCl करते हो तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है कि नहीं बनता एल्डिहाइड, देखना एनसीईआरटी खोल के। ठीक है,
तो ये बन गया, तो ये क्या है आपका N। अब दूसरा वाला जो दिया है उसमें उन्होंने नाइट्राइल दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड N। जब आप SnCl2 से रिएक्शन कराते हो, ये क्या है, स्टीफेंस रिडक्शन। तो हमें पता है नाइट्राइल का स्टीफेंस रिडक्शन होता है, और उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिसिस किया। वैसे तो ये डायरेक्ट पूरा एक साथ ही स्टेप पढ़ते हो तुम, कि जब नाइट्राइल का रिडक्शन कर देंगे तो CH डबल बॉन्ड NH बनता है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपको फिर से एल्डिहाइड मिल जाएगा, क्योंकि पूरा NH3 अलग हो जाता है और C पे 2 OH लग जाते हैं, 2 OH पे वो अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई लॉजिक वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, या चलो दिखाई देता हूँ। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N था, जब आप इसको रिडक्शन कराओगे तो एक एक H दोनों पे लग जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे, पहला बॉन्ड खत्म, यहाँ OH यहाँ H, दूसरा बॉन्ड खत्म, यहाँ OH यहाँ H। अब एक कार्बन पे इधर देखो, यहाँ बन गया COH OH H, राइट, यही तो बना। दोनों बॉन्ड खत्म हुए, 2 OH लगे, एक पहले से लगा होगा आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका जब ये 2 OH लगे होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, COH। एक बॉन्ड तो बना ही हुआ है ना ऑलरेडी इसका कहीं पे, तो ये वो वाला बॉन्ड है, तो आपको एल्डिहाइड मिलता है अल्टीमेटली जब आप स्टीफेंस रिडक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब। ठीक है, तो ये आपका सिंपल था। तो दोनों में आपको क्या मिल गया, देखो ये आपका है Q, तो Q और N दोनों ही एल्डिहाइड है, तो यही आंसर सही था। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल है, बट तुम्हें सही टाइम पे सही कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, बस मेन बात ये है। व्हाट आर X एंड Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। देखो ये रिएक्शन याद है, NCERT की रिएक्शन है। 1% H2SO4 50% HgSO4 जब लेते हैं किसी भी एल्काइन पे, तो वो पहले HOH का एडिशन होता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उसमें टॉटमराइजेशन हो जाता है कई बार, और टॉटमराइजेशन से वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात थी। तो जरूर X से Y में यही कुछ हुआ होगा, फिर Y की डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ रिएक्शन देख के कुछ इस तरह का कंपाउंड बनते हुए तुम्हें पक्का श्योरिटी हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कार्बोनिल स्पीशी बन रही है। अब बताना यह है कि X और ये Z क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो इसको, देखो क्या है ये पीएच, कुछ याद है इस तरह का कंपाउंड कहां बनता था, जब हम एल्डोल कराते थे और फाइनल कंडेंसेशन कराते थे तब उसके बाद कुछ इस तरह का बनता था, क्या बोलते थे इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों, क्योंकि कीटोन की पोजीशन से अगली 2 पोजीशंस अल्फा बीटा होती है, वहां पर अनसैचुरेशन है, तो ये एल्डोल से बनता था। तो अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर ये है तो इसका एक स्टेप पीछे क्या रहा होगा, जरूर ये रहा होगा, यहाँ OH रहा होगा, यहाँ एक एसिडिक H रहा होगा, और ये सिंपल ऐसे रहा होगा, राइट। तभी तो क्या हुआ, जो OH माइनस आया उसने यहाँ से ये निकाला और उसे धक्का मार के OH को निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आई, यही तो स्टेप हुआ होगा कंडेंसेशन में। अब एक स्टेप और उल्टा चलो, देखो कि ये कैसे बना होगा। आपका जरूर ये कार्बन, ध्यान से देखना, आपका ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, ये ऐसा ही तो होता था, ये CH2 माइनस इधर जाके अटैक करता था। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, आपके पास 2 अलग अलग स्पीशीज है। एक तो है आपकी ये PH डबल बॉन्ड O बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, CH3, और यहां पर क्या बना होगा, यहां पर बना होगा HCO CH3। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो अगर हम ध्यान से सोचें कि बेस यहां मिथाइलिन कंपाउंड बनाता है, तो ये क्या बनेगा, CH2 माइनस। ये CH2 माइनस अगर यहां अटैक करता है तो हमें क्या मिलेगा, बताओ। अगर ये CH2 माइनस यहां अटैक करता है तो हमें ये मिलेगा PHCO, आपका क्या बनेगा, CH2 COH HCH3। तो ये एक अप्रोच हो सकती है ना। तो अब यहां पर देखो डिफरेंस कहां आ रहा है, हमारा बन रहा था ये, तुम्हारा बन रहा है ये, यानी कि तुम्हारा OH बन रहा है CH3 वाले के साथ, और जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो बन रहा है फिनाइल वाले के साथ। इसका मतलब तुमने अटैक उल्टा करा दिया। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में ना 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 ना, ना ऐसे, यही तो मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको रफ करके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। अब देखो यहाँ पर उल्टा ये था आपके पास,
अगर यहां से गया होता एक्टिव मिथाइलिन, भाई ये भी तो एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहां से अगर ये एक्टिव मिथाइलिन बना होता और इसने यहां अटैक किया होता, तब क्या बनता? देखो तब बनता कुछ इस तरह से, पीएच OH, ये क्योंकि ये ऊपर जाता प्रोटॉन ले लेता तो OH माइनस बनता, ये CH आपका क्या बनता यहां पर CH3, और साथ में आपको मिलता ये कार्बन डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पर आपको मिलता CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब भी देखो क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है, देखो डिफरेंस आ रहा है इस मिथाइल ग्रुप का, यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं है। मतलब आप अगर देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन पे OH, ये जो देखो OH लगा है यहाँ पे, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, बट ये तो नहीं है। इसका मतलब क्या दिक्कत आ रही है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो अब देखो क्या यही है वो जो बन रहा है? ध्यान से देखो, पीएच, और जब यहाँ पर अब जब कंडेंसेशन स्टेप होगा, एक प्रोटॉन यहाँ से जाएगा और OH यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा। अब बताओ, पीएच पीएच CH डबल बॉन्ड ये रहा, उसके बाद यहाँ पर आपको CH मिला, फिर CO CH3, लेकिन ये CH3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इधर वाले पे CH3 था। यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो है एक तो ये और एक ये। अब ये दोनों आपके कंबाइन हुए हैं, तब आपका ये बना है। अब इसमें ध्यान से देखो, एक Z होगा और एक Y होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब लगाओ दिमाग, ऑप्शन क्या क्या है देखो। अगर आपने X लिया ये, तो आप फटाफट लगाओ इसमें CH3, यहाँ पर आप जो मोर स्टेबल बेसिकली है कार्बन, वहां पर नेगेटिव चार्ज वाला लगाओगे, मार्कोनिकोव रूल तो यही बोलता है, और इधर आप लगा दोगे HH, ये टॉटेमराइज करेगा। टॉटेमराइज करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनेगा। ठीक है, क्या हमारी कोई भी स्पीशीज इस तरह की कार्बोनिल बन रही है? क्या हमारा कोई भी कार्बोनिल इस तरह का बन रहा है दोनों तरफ CH3 वाला? तो हमारा ये एक बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बन रहा है ना? तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा Y हो वो बेसिकली ये हो, है ना? और दूसरा, अब देखो अगर Y हमारा ये है, ओए Y कह गया, X हमारा ये है, तो हमारा Y कौन सा होगा? ये बेसिकली जो हमारा बना है। कहाँ गया? इतना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये Y, अब Y Z से करेगा तो ये बनेगा, तो हमारा Z क्या होगा बताओ? दूसरा ये था ना, अरे यार यही दो तो कंबाइन हुए, तो ये हमारा क्या होगा? Z। तो हमारा फिक्स हो गया ना, इसको रख के हमारा आंसर आ रहा है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं। PHCHO ले हो गया। अब तुम्हें जस्ट टू बी श्योर क्या करो, एक नया सीरा लो। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, मैंने तो थोड़ा रेट्रो कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा सिंथेसिस कर लिया। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, LHS RHS की प्रूफ करनी होती तो आधा L से R और आधा R से L चलते हैं। अब यहां पर देखो, X को मान के चलो, एक बार फ्लुएंटली रिएक्शन करा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। जब तुम यहां पर H2O का एडिशन कराओगे तो ऐसे होगा, टॉटेमराइज करेगा, ठीक है, टॉटेमराइज करेगा तो CH3 डबल बॉन्ड O और इधर प्रोटॉन चला जाएगा CH3, है ना, कीटोन। अरे इनॉल कीटो में से जाएगा ना। उसके बाद यहां पर अटैक कौन करेगा? PHCHO। PHCHO पे अटैक होगा बेसिकली। इसमें से कोई भी एक जो है आपका बेस जो होगा वो किसी एक का प्रोटॉन लेके जाएगा, इनोलेट बनाएगा, ये इधर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? मैं यहां से लिख रहा हूं PHCO माइनस H, इधर क्या बन गया? CH2 CO CH3, और फिर ये प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली इसको मिलेगा ही प्रोटॉन, तो ये OH बनेगा, CH2 CO CH3। नाउ दिया है हीटिंग, हीटिंग में हो जाता है कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एक प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन इधर से बेस लेके जाता है और ये OH बाहर, यानी कि आपको मिल गया वही जो आपका बन रहा था। तो इसका मतलब ऑप्शन A इज गुड टू गो। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों अप्रोच से आपको बताया कि किस अप्रोच से आपके लिए सही है, वो आपको प्रैक्टिस करके खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, व्हाट आर करेक्ट स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस फॉर MnN? ये तो यार काइंड ऑफ देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन भी है, थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन भी है। कॉन्सेप्ट है तो रटना ही पड़ेगा, और जो समझने वाली बात है वो समझनी पड़ेगी। हमें ये चीज़ पता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन जो होते हैं बेसिकली हमारे 5 और 6 मेंबर्ड वाले। तो अब 6 मेंबर्ड में
जो हैवर्थ प्रोजेक्शन 6 मेंबर्ड का है, अब ध्यान से देखो, हमें एक चीज पता है कि जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो O वाला जो मेन लिंकेज होता है, इस बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे अगर OH नीचे है, अगर OH नीचे है तो हम बोलते हैं इसको क्या, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH ऊपर है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, बीटा कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन और अल्फा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पता चलती है, ठीक है। अब ये तो यार बच्चे बच्चे को पता है कि ये वाली जो स्केलेटन है ये हम ग्लूकोज में बनाते हैं, और ये वाली जो स्केलेटन है ये हम फ्रक्टोज में बनाते हैं, ठीक है। और 6 मेंबर्ड की जो रिंग है वो पायरान से एफिलिएटेड होती है तो पायरानोज लिख देते हैं, और जो 5 मेंबर्ड वाली होती है उसको फ्यूरानोज लिख देते हैं क्योंकि वो फ्यूरान से रिलेटेड होती है। तो ये तो बात साफ है कि आपका बन रहा है अल्फा ग्लूकोपायरानोज और बीटा फ्रुक्टो फ्यूरानोज, समझ गए। और प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्लस माइनस सब में सेम है, तो आपको प्लस माइनस आप वैसे बता भी नहीं पाओगे क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल ए था इसका आंसर, ठीक है। अब आता है देखो ये कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, डोंट नो व्हाई, बट जैसे एक रिएक्शन दिया है 2A सॉलिड फॉर्म में है, ये डिकम्पोज होता है B सॉलिड, C गैस और D गैस में। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, spontaneous at all temperature, spontaneous only at very high temperature, spontaneous only at very low temperature, non spontaneous at all, बताना है कौन सी हमारे पास एक ले दे के इक्वेशन है स्पॉन्टेनिटी की। देखो भाई यहां पर मेन दिमाग ये लगाना था कि अगर तुम्हारा सॉलिड 2 गैस बना रहा है तो तुम्हारी एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी रेंडमनेस होती है, और जब भी गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्पेशली जब आपके रिएक्टेंट सॉलिड हों, तो वो एंट्रोपी को बहुत मैसिवली इंक्रीज करते हैं। तो यानी कि आपका डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा एक तो ये तो केस है सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहेगा, और जब ये नेगेटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्लस, एक्सोथर्मिक है मतलब प्लस, वैसे हटा देता हूं कभी तुम गलत समझ जाओ, एनर्जी की डायरेक्शन नहीं बता रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर चाहे तुम कुछ भी रखो क्या फर्क पड़ता है बेटा। तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स वाज द करेक्ट आंसर, ना तो हाई ना लो, और नॉन स्पॉन्टेनिटी को तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिव मिल रहा है, और हमारा मेन मुद्दा क्या है, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, इजी। सो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है लंबा सा सवाल जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। The minimum energy needed to remove an electron from a metal corresponds to a wavelength 500 nanometer। क्या मतलब हुआ इसका, एक मेटल है आपके पास, एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से कोरस्पॉन्डेड, यानी कि जिसका लैम्डा नॉट है वो 500 नैनोमीटर है। यानी कि अगर इस मेटल से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन तो आपको मिनिमम 500 नैनोमीटर की एक लाइट डालनी पड़ेगी। व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड व्हेन द एंटायर रेडिएशन फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब विद अ वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अब देखो सब भूल जाओ, बस एक लाइन देखो, 300 नैनोमीटर की एक रेडिएशन इसके ऊपर आके गिरी, तो obvious सी बात है जब 500 मिनिमम है तो इससे कम की वेवलेंथ कोई भी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना इसमें से, तो ये इंसिडेंट हो गई, तो ये लैम्डा हो गई। आपको अच्छे से पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc 1 अपॉन लैम्डा नॉट 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, याद है 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जब काइनेटिक एनर्जी निकालते थे इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इक्वेशन यही आती थी hc, और ये अंदर बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा लैम्डा नॉट। आपको लैम्डा भी पता है लैम्डा नॉट भी पता है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ये तो निकाल ही सकते हैं ना, तो hc को ऐसे ही रखो अभी, ठीक है, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 200।
अब नैनोमीटर में है, मीटर में करने के लिए -9 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा नॉट 3 5 15 और 4 जीरो और 10 की पावर -9 इधर से 9 इधर से -18 मीटर टोटल हो जाएगा। ये आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, इसको जरा बॉक्स बना के रख लेते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ठीक है। इसको हमने कवर कर दिया। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल में जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में करोगे न्यूमेरिकल, उतना कंफ्यूज करोगे और चांसेस कि तुम मिस्टेक करो कैलकुलेशन में वो भी कम। ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब मुद्दे की बात ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तभी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। उसने ये और पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको उसने दे रखा है कि 100 वॉट बल्ब की सारी रेडिएशन लगा दी हमने उसके ऊपर, तो टोटल एनर्जी कितनी है 100 वॉट के हिसाब से 100 जूल पर सेकंड, यानी कि अरे भाई वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड ही तो। 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड, यानी कि एक जूल में, और एक ही सेकंड, देखो एक सेकंड के लिए 100 जूल हो गया और वो एक ही सेकंड के लिए पूछ रहा है, यानी कि एक सेकंड में जो टोटल एनर्जी स्ट्राइक हुई है ऑन मेटल वो कितनी है बेटा 100 जूल। एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, या वो सॉरी फोटोन की एनर्जी जो स्ट्राइक हो रहा है, बताओ कितनी है, hc/300 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो अब अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं किससे, hc/300 इंटू 19 से 10⁻⁻19 से, तो क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अरे भाई टोटल एनर्जी और एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर दो तो टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली, ये तो सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इसको y मान लो। तो आप क्या करो, hc/1500 क्या 4 जीरो लेंगे, 10⁻⁻18 10⁻⁻19 200 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 300 10⁻⁻19, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा नीचे hc। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका ये -9 है, सॉरी इसको 9 करो, ये 9, ठीक है, 9 गया ना ऊपर तो 9, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपको क्या मिल जाएगा hc। देखो h से h कट गया, c से c कट गया, सिंपल कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखना कि आपका जो ये है क्या कहते हैं, ये 19 कैसे हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं गाइस, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पेपर में कई बार तुम भी कर दोगे तो थोड़ा बच के। ये 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है यहाँ पर, 9 है वो, ठीक है। तो बेसिकली -9, तो ये -9 और ये पूरा 18 कैंसिल हो गया माइनस का, है ना, -18 और ये -18 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका बचा 200 इंटू 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 15,0,0,0,0 और तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म। 2 3 6 और कितना हो गया लगभग आपका 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए और 15 1 2 3 4, तो आपके 1 2 3 4 जीरो गए, 1 2 3 4 जीरो गए, और ये कितना हो गया 5 15 चौके 60 40 यानी कि 40। अब यूनिट की बात रही तो देखो सब कट गया होगा, आपकी अल्टीमेटली यूनिट जूल बचेगी, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा सीधा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की पर सेकेंड 40 जूल। अब देखो मजे की बात बताओ, बहुत सारे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के पूरा सॉल्व करके ये वाला आंसर आया था कुछ,
इस पे टिक करके आ गए थे, जबकि मल्टीप्लाई करना रह गया था सिर्फ ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के काउंट से, टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव डेफिनेटली हो जाएगी। For a reaction R to P with a rate constant 3 into 10 raised to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम सबसे पहले ये देखो, तुम्हें पता है जो जनरल हमें पता है कि ऑर्डर होता है, ये जो क्या है ये रेट कांस्टेंट ना, और रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो जब रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ऑर्डर क्या होता है, जीरो, ये तो हमें पता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है रेट और आर नॉट की, वो क्या होती है, आर नॉट माइनस के टी, यही होती है। तो जब आर और आर नॉट का ये जब स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप, ठीक है, स्लोप क्या रहेगा बेटा, स्लोप रहेगा माइनस के, यानी कि नेगेटिव, तो यानी कि इस तरह का ग्राफ आएगा। तो आर और टी का जब ग्राफ इस तरह आ रहा है और दिख रहा है तो करो टिक और आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है। क्योंकि ये देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, लॉग आर नॉट अपॉन आर का टी के साथ ग्राफ है, तो आप इस इक्वेशन में रल जाओगे कि लॉग में एक तरफ लॉग में बनाना है, दूसरी तरफ टी रखना है, लॉग नहीं है, इधर भी ऐसी है, एक तरफ लॉग है, इधर टी नहीं, टी है खाली, तो कैसे इक्वेशन बनेगी, हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। मत पढ़ो इन सब चक्कर में, क्योंकि आपके पास आंसर सीधा सीधा आ चुका है, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, which one of the following plots correctly describes the variation of osmotic pressure pi of a fixed amount of a solute against, यानी कि fixed amount of solute यानी कि n constant against the volume v, यानी कि v वेरिएबल है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम ग्राफ अगेंस्ट v प्लॉट कर रहे हैं तो v भी तो वेरिएबल ही हुआ ना। ठीक है, और t टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है यानी कि, तो आपको क्या है, आपको पाई और v का ग्राफ प्लॉट करना है। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है, हमें पता है, पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी हो जाएगा, क्योंकि c क्या होता है, एन बाई वी, ये सब कांस्टेंट है। तो आपको दिख रहा है p 1/v के प्रोपोर्शनल इस तरह से है, तो ये क्या है, 1/x का ग्राफ ही तो है ये एक तरीके से, और वो कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, या तो ये या ये। अब यहाँ दिक्कत क्या है, वो ये बोल रहा है कि जब वॉल्यूम जीरो हो गया तब भी प्रेशर की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स इनफाइनाइट कर दिया एक तरीके से, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की कोई वैल्यू आ रही है, जबकि मैथमेटिकली अगर आपने v को जीरो कर दिया, आप देखो ना, आपने अगर ये जीरो कर दिया तो पाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट इक्वेशन से, और यानी कि ये वो ग्राफ है जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका v जीरो की तरफ जाएगा आपका पाई भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, समझ गए। तो बेसिकली दोनों तरफ से वो इनफाइनाइट रहेगा, समझ गए। तो आपका करेक्ट आंसर था 14th। अभी लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, पहली बार मैंने देखा है कि आईआईटी वालों ने थोड़ा सा ना मजेदार क्वेश्चन डाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो उस इक्वेशन पे बेस्ड है जिसपे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उसको रट के चले जाते हो। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर केसीएल सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेटा दिया है, जब कंसेंट्रेशन ये है तो मोलर कंडक्टिविटी ये है, जब कंसेंट्रेशन ये है तो मोलर कंडक्टिविटी ये है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब जनरली हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला ये पढ़ के जाते हैं, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा। बट ये तो तब लगेगा जब अल्फा की वैल्यू पता होगी, और अल्फा तब पता होगा जब इक्वेशन पता हो, कुछ रेट कांस्टेंट पता हो, कुछ तो पता हो, यानी कि ये तो यहाँ लगेगा नहीं। यहां लगेगी एक बड़ी मशहूर इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। क्या है वो, कि जो लैम्डा एम सी होता है वो लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस का ए रूट सी के बराबर होती है, और ये जो ए होता है ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट किस तरह का है, और वो तो यहाँ पर सेम ही है, सिर्फ कंसेंट्रेशन का फर्क है, तो ए सेम रहेगा। सबसे पहले जानने वाली बात ये। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहली कंडीशन के लिए लैम्डा एम सी कितना दिया है भाई, 149.1। लैम्डा एम नॉट निकालना है, सॉरी इन्फिनिटी एक ही बात है, ए रूट सी, अभी सी रख लो, C1 रख लो, इसे कोई बात नहीं। और ऐसे यहाँ पर एक दूसरा बन जाएगी इक्वेशन, 9 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू, सॉरी ये उल्टा लिखना पड़ेगा, हम तो ऐसे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखो 147.1 इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस का ए रूट C2। पहले से सॉल्व कर लो थोड़ा सा। क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, आप इसको लिखो
a रूट c1 इज इक्वल्स टू 149.1, ये इधर चला गया तो आप बेसिकली लिखोगे लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस का 149.1, और ऐसी एक इक्वेशन वहां से बनेगी a रूट c2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस का 147.1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्यों? क्योंकि हमें a से a उड़ाना है। a का क्या करेंगे, ये तो नॉन वेरिएबल ही नहीं है, तो a तो कैंसिल करना पड़ेगा एक दूसरे से, तो डिवाइड ही करना समझदारी है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, a से a कट जाएगा, आपको मिलेगा रूट c1 रूट c2 डिवाइड में, और यहाँ मिलेगा लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस 149.1 लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस 147.1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा लैम्डा m इन्फिनिटी रूट c1 माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी नहीं रूट c1, अरे हाँ, यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ गया लैम्डा m इन्फिनिटी रूट c1 माइनस का 147.1 टाइम्स रूट c1, और इक्वल टू में इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा आपको लैम्डा m इन्फिनिटी रूट c2 माइनस 149.1 टाइम्स रूट c2। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस आपको लैम्डा m इन्फिनिटी निकालना है, दोनों को एक साइड रखो, और c1 c2 में कौन बड़ा है, c1 और c2, ये c1 है ये c2 है, कौन बड़ा है, देखो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना c2, तो c2 माइनस c1 करोगे तो आंसर में माइनस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, यानी कि आपकी इक्वेशन बनेगी 149.1 रूट c2 माइनस 147.1 रूट c1 इज इक्वल्स टू लैम्डा m इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा रूट c2 माइनस रूट c1। यहां से भी नहीं कर सकते कॉमन अब, तो ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से फाइनल इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 149.1 रूट c2 माइनस 147.1 रूट c1 डिवाइडेड बाई रूट c2 माइनस रूट c1। रूट c2 और c1 आपको पता ही है, और वैल्यू भी सिंपल है, एक 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा सीधा सीधा रूट के बाहर, और एक हो जाएगा सीधा सीधा कितना 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। तो वैल्यू सिंपल है, रखो और लैम्डा इन्फिनिटी निकाल दो, आंसर आएगा 150.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो बस सिंपल था, तो आपने देख ही लिया होगा कि पेपर सिंपल ही था, बट हाँ कई जगह पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बेसिकली क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा रिवाइज नहीं है, या आपने उतनी ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस की आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके हाथ में अभी अगले आईआईटी एग्जाम के लिए टाइम है बहुत, और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसी टाइप का पेपर आपको अगले साल भी मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अच्छा स्कोर कर लोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, आइजर वाइजर चले जाओगे, रिसर्च कर लोगे थोड़ा अच्छा, और थोड़े घर वाले गाली कम देंगे। सो बेसिकली अगर आपको इसी टाइप के और भी कंटेंट्स देखने होते हैं तो प्लीज डू लेट अस नो, कमेंट्स में हमें बता दिया करिए, और हम इसी टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, सेम टाइप के आईआईटी 2024 के डिस्कशंस हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।